कर्रेगुटा की पहाड़ी, वहां पर एक ऑपरेशन होता है, वो भी एंटी नक्सल ऑपरेशन करना, कितना बड़ा टास्क था। इस पहाड़ी के ऊपर ऑपरेशन करना मानसिक रूप से भी चैलेंजिंग था और शारीरिक रूप से भी फोर्स के लिए काफी चुनौतीपूर्वक रहा। आपने बताया कि नक्सलियों ने तो पूरी मैपिंग की हुई थी कर्रेगुटा लोग, उनको गुफाओं के बारे में पता था, खाई के बारे में पता था, चट्टानों के बारे में पता था, जंगल के पेड़ों के बारे में पता था। लेकिन जब फोर्स अंदर गई, जब ऑपरेशन जो कर रहे थे फोर्स, तो उनकी मैपिंग कैसे थी? अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज करके, अलग अलग सॉफ्टवेयर मैपिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके, जिसको देखते हुए हमने रूट्स डिसाइड किए कि किन रूट से जाना ठीक रहेगा, किन रूट से जाना ठीक नहीं रहेगा। उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने टीम्स को लगाया। आपके ही द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया जिस पर अर्बन नक्सली होने का आरोप लगा, उस घटना के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। वो शहरी इलाकों में होते हैं, स्ट्रेटेजिकली डेट्स डिसाइड करना, ये सब चीजें अर्बन के सपोर्ट के विदाउट पॉसिबल नहीं है, और जो उस केस से काफी हद तक समझ में भी आता है। 31 मार्च 2026 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पूरे देश में यही चर्चा है कि सशस्त्र माओवाद खत्म करने का जो दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, वो कितना पूरा होगा। और वो तभी पता चलेगा जब छत्तीसगढ़ के जो सबसे नीचे के 3 जिले हैं, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, जो जहां पर अभी भी नक्सल व सशस्त्र माओवाद का प्रभाव देखा जा रहा है, या जो हम कह सकते हैं कि जहां पर प्रभाव थोड़ा बहुत बचा है, वो अगले 1 महीने में क्या परिणाम वहां से निकल कर आता है। इन सारे विषयों को समझने के लिए यह भी समझना जरूरी है कि पिछले 1 वर्षों में, पिछले 1.5 वर्षों में किस तरह के ऑपरेशंस वहां पर हुए, ऑपरेशंस कैसे हुए और उन ऑपरेशंस के क्या परिणाम निकले। खैर, परिणाम हम सभी देख ही रहे हैं कि जिस तरह से नक्सलवाद, सशस्त्र माओवाद कम हो रहा है और लगभग खात्मे की ओर है। लेकिन उसके पीछे की रणनीति कैसे रही, उसे जमीन पर एग्जीक्यूशन उसका कैसा रहा, इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ, हमारे बीच एक खास मेहमान है, एक खास स्पेशल गेस्ट हैं। उनका नाम है मयंक गुर्जर। मयंक गुर्जर जी एक यंग आईपीएस हैं, बहुत ही मतलब अपने नए जो इनोवेटिव जो तरीके हैं उसके लिए बहुत अच्छे से, न सिर्फ शहरी पुलिसिंग में बल्कि नक्सल पुलिसिंग में भी उनकी काफी चर्चा होती है। मयंक जी, आपका बहुत स्वागत है द नैरेटिव पर। मयंक जी का जो प्रभाव रहा है, जो उनके काम करने का जो तरीका रहा है, वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि शहरी पुलिसिंग और नक्सल पुलिसिंग दोनों में रही है। तो आज जो हम उनसे चर्चा करेंगे वो खासकर नक्सल पुलिसिंग पर, उनके जो ऑपरेशंस रहे, उनकी जो एक्टिविटी रही है, उनके जो सारे जो गतिविधियां रही, उन पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन उन्होंने अर्बन नक्सल मूवमेंट पर या अर्बन नक्सल जो नेक्सस है उन पर भी जो कार्रवाइयां की हैं, उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। मयंक जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है, आप बीजापुर में पोस्टेड रहे, जो बीजापुर अभी भी अगर भारत सरकार के आंकड़ों और उनके फैक्ट के अनुसार देखें तो पूरी तरह नक्सल मुक्त नहीं हुआ है। तो उस बीजापुर में आपकी पोस्टिंग के दौरान एक कर्रेगुटा की पहाड़ी, वहां पर एक ऑपरेशन होता है। कर्रेगुटा की पहाड़ी जो पिछले मई के महीने में ऑपरेशंस के बाद बहुत चर्चा में आई पूरे देश भर में, और पूरे देश में उस पहाड़ी के बारे में लोग जानने की कोशिश करने लगे। और कहा जाता है कि वो अबूझ पहाड़ की पहाड़ियों की तरह वो भी अबूझ है, उसकी पहेली अभी भी सुलझी नहीं जा सकी है। तो आपने, जब आपकी टीम ने वहां पर, आपकी लीडरशिप में जब वो ऑपरेशन हुआ, तो उस ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन, उसकी रणनीति, खैर बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं बोली जा सकती, लेकिन जो आप बता सकते हैं कि वैसी पहाड़ी पर ऑपरेशन करना, वो भी एंटी नक्सल ऑपरेशन करना, कितना बड़ा टास्क था, कैसा था वो? देखिए, जब हम कर्रेगट्टालू की बात करते हैं तो अभी तक जितने भी युद्ध लड़े गए हैं या फिर जितने भी इस टाइप की लड़ाइयाँ हुई हैं, और हिस्टोरिकली भी जो पहाड़ होते हैं उसका सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, एंशियंट हिस्ट्री में, मिडीवल में देखेंगे, या फिर अब अगर आप मॉडर्न एरा को देखते हैं, तो उसी प्रकार से नक्सलियों ने झारखंड में भी आखिर में जो पहाड़ था वहीं पर उन्होंने शेल्टर लिया था, उसी प्रकार बूढ़ा पहाड़ में, और उसी प्रकार जो उन्होंने बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर पे जो कर्रेगट्टालू पहाड़ है, जिसे ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक हिल के नाम से भी जाना जाता है, उसमें शेल्टर लिया। इस पहाड़ी के ऊपर ऑपरेशन करना मानसिक रूप से भी चैलेंजिंग था और शारीरिक रूप से भी फोर्स के लिए काफी चुनौतीपूर्वक रहा, क्योंकि जब आप इस पहाड़ी का भूगोल समझेंगे
तो भूगोल में आप देखेंगे कि पहाड़ी 50 किलोमीटर लंबी है, 25 किलोमीटर उसका, और जो ब्रेड्थ है वो 25 किलोमीटर है, और इसके अलावा जो उसकी एवरेज हाइट है वो 800 से 900 मीटर में वेरी करती है। उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, 2 से 3 लेयर्स। तो जब आप ऑपरेशन के लिए जाएंगे भी या फिर सोचेंगे जाने का, तो आपको मल्टीपल लेयर्स पहाड़ पे चढ़ के टॉप पर पहुंचना पड़ेगा। तो एक शारीरिक डिफिकल्टी तो इससे काफी क्लियर है। उस ऑपरेशन के पहले आपने ये भी देखा होगा कि नक्सलियों ने पर्चे बहुत निकाले। उन पर्चों में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उन्होंने गांव वालों से अपील करी कि कोई भी इस पहाड़ी के ऊपर ना आए, क्योंकि उन्होंने उसमें क्लियर लिखा कि उन्होंने 1000 से ज्यादा आईडीज उस पहाड़ के ऊपर प्लांट की, जो कि जब हम लोग फोर्स को लेके वहां पे गए तो हम लोगों ने उस चीज को ऑब्जर्व किया, और काफी सारे जो आईडीज थे उसे हम लोगों ने डिफ्यूज किया, बहुत सारे आईडीज मार्क किए, बहुत सारे आईडीज को डिस्ट्रॉय किया गया। तो सेकंड जो साइकोलॉजिकल चैलेंज था वो था कि आप चप्पे चप्पे पर जब माओवादी पहले ही खुद कह दे रहा है कि आईडी है, तो वो एक सेकंड चैलेंज था। तीसरा चैलेंज भूगोल से ही रिलेटेड था कि वहां पर बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जो कि हिस्टोरिकल बोल्डर्स हैं, बिकॉज आप जब देखेंगे जब वो पहाड़ श्रृंखला बनी होगी उस समय से वो चीज अभी तक प्रोटेक्टेड है। तो बहुत पुराने उसके अंदर बोल्डर्स हैं, बहुत लंबे लंबे बोल्डर्स हैं। पहाड़ी में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर 2 बोल्डर्स जो कि 50-50 100-100 फीट के बोल्डर्स हैं, उनके बीच में 8-8 फीट की खाई है, जबकि आपको जंप करके जाना पड़ेगा। 8 फीट का जो दायरा उसे कूदना पड़ेगा, 7 फीट का दायरा कूदना पड़ेगा, और नीचे आप अगर खाई देखेंगे तो 50 से 60 फीट की है। तो ये काफी सारे ऐसे क्षेत्र थे जो उस पहाड़ी के ऊपर इस प्रकार से मैप्ड हैं। उसके अलावा उस पहाड़ी की एक और विशेषता यह है कि उसके अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं। जो गुफाएं हैं उनका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उन गुफाओं के अंदर बहुत गुफाओं में पानी की भी अवेलेबिलिटी थी। साथ ही साथ गुफाएं अंदर से भी इंटरकनेक्टेड थी, कि अगर आप किसी एक जगह से गए हैं गुफा के अंदर, तो आप दूसरी तरफ से निकलेंगे। अच्छा, वहां पे ऐसी गुफाएं भी हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं? जी। तो उसका यूज नक्सली भी करते थे? जी। और अगर आप इसे अच्छे समझेंगे तो नक्सलियों ने उस पहाड़ी का रेकी ठीक से किया था। वो विगत उनके प्लान में ही शुमार था कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएंगे, तो उस पहाड़ी को उन्होंने चिन्हित किया, और नक्सलियों ने उसको 2-3 साल तक लगातार उस पहाड़ी का मैपिंग करके उन जो गुफाएं थी वो कहाँ से इंटरकनेक्टेड हैं, कहाँ से एस्केप रूट्स हो सकते हैं, किस तरफ से वो फोर्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उन लोगों ने एक बहुत अच्छे तरीके से उसे प्लान भी किया था। तो जब हम लोग ऑपरेशन के लिए प्लान करें, ऑपरेशन आप जानते ही हैं कि अप्रैल से शुरुआत हुआ था और करीबन 21 दिन तक ऑपरेशन चला, जिसमें सीआरपीएफ, डीआरजी के साथ ही साथ डीआरजी के अंदर भी सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, सभी के डीआरजी को एकत्रित किया गया। सीआरपीएफ की भी अलग अलग यूनिट्स उसमें रही, कोबरा की यूनिट्स उसमें रही। इसके अलावा ये तो फोर्स का ऑन फील्ड जो सपोर्ट था वो था। इसके अलावा हमें एयरफोर्स के द्वारा सपोर्ट दिया गया कि जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट होता है उसके लिए, और उसके अलावा जो नॉलेज सपोर्ट था वो भी विभिन्न जगहों से हमें मिल रहा था। पूरा ऑपरेशन जो था वो अपना जो पीएचक्यू और सीआरपीएफ हेडक्वार्टर के साथ साथ गृह मंत्रालय के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा था। तो इसके अंदर आप मान सकते हैं कि देश के जो बेस्ट ऑपरेशनल कमांडर्स हैं, जो बेस्ट नॉलेज बेस है, उसका उपयोग इस ऑपरेशन को मतलब में किया गया। एक चीज मैं और इसमें जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि नक्सलियों ने तो पूरी मैपिंग की हुई थी करे घोटालों की, उनको गुफाओं के बारे में पता था, खाई के बारे में पता था, चट्टानों के बारे में पता था, जंगल के पेड़ों के बारे में पता। लेकिन जब फोर्स अंदर गई तो फोर्स में डीआरजी के जो जवान हैं, ठीक है, उनमें से कुछ को हो सकता है कि उसके बारे में पता हो, वो भी जो सुकमा और बीजापुर के डीआरजी हैं। जरूरी नहीं कि जो कांकेर के डीआरजी हैं उनको करे घोटालों के बारे में पता हो। तो वो जब ऑपरेशन जो करे थे फोर्स, तो उनकी मैपिंग कैसे थी, उन्होंने मैपिंग कैसे किया था, उसकी कुछ जानकारी? जी देखिए, तो जैसे जब भी कोई ऑपरेशन प्लान होता है या फिर एग्जीक्यूट होता है, उसके पहले उस ऑपरेशन का जो रूपरेखा है वो बनाई जाती है, जिसके अंदर जो भी ऑपरेशनल कमांडर्स हैं वो बैठ के डिस्कस करते हैं, उसे प्लान चेकआउट करते हैं कि हमारे डे वाइज जो पॉइंट्स होंगे, हमें कौन से पॉइंट्स को कवर करना है, किस क्षेत्र तक पहुंचना है। वो सब चीजें अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करके, अलग अलग सॉफ्टवेयर मैपिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके, जो कि हमें विभिन्न जगहों से मिले, उसका उपयोग करके उस पहाड़ी को जो हमें अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी, जो ओपन सोर्स में थी, और साथ ही साथ कुछ जो अलग तरीके से और मैपिंग की गई थी, वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास भी थी, जिसको देखते हुए हमने रूट्स डिसाइड किए कि किन रूट से जाना ठीक रहेगा, किन रूट से जाना ठीक नहीं रहेगा। और उसके अलावा जो उसकी कठिनाई थी, पहाड़ी की कठिनाई, ये बोल्डर से और ये सब चीजें, क्योंकि हमारे पास में गूगल मैप्स का हमने यूज किया, उसके अलावा भी और चीजों का यूज किया गया, उससे काफी क्लियर हुआ कि कहाँ पे बोल्डर्स होंगे, कितने होंगे। तो हमें उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने टीम्स को लगाया कि कौन सी टीम
कितना चलने में सक्षम होगा, कौन सी टीम का कैपेबिलिटी क्या है। किसी का कैपेबिलिटी होता है कि वो फास्ट मूव करता है, किसी का कैपेबिलिटी होता है कि वो स्टिल्थ में अच्छे से रहता है। तो विभिन्न जो ग्रुप्स जो इस ऑपरेशन में लगे थे, विभिन्न जो फोर्सेस लगी थी, उस फोर्स की जो बेस्ट यूटिलिटी हो सकती थी उसका उपयोग करते हुए इस ऑपरेशन प्लान को बनाया गया, ताकि जब पहाड़ के ऊपर हो तो इतनी मल्टीपल फोर्सेस जब होती हैं, मतलब 4000 से ज्यादा जवान जब पहाड़ के ऊपर हैं, 5000 से ज्यादा जवान जब पहाड़ को नीचे घेर के रखे हुए हैं, तो इसके अंदर आपस का तालमेल, क्योंकि विभिन्न अलग अलग एजेंसी है, वो भी आवश्यक हो जाता है। और वो विदाउट मैपिंग द पॉइंट्स की कहाँ पे कहाँ तक पहुंच के किससे डिस्कशन करना है, आप आपस में कैसे कम्युनिकेशन में रहेंगे, उसकी आवश्यकता होती है। तो इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर मैं कहूंगा कि गिवन दी चैलेंज, जितनी एजेंसीज थी उसके बियॉन्ड जाकर सभी एजेंसीज ने जाकर एक इतना ब्यूटीफुल ऑपरेशन को उन्होंने वहाँ पे एग्जीक्यूट किया, जिसमें कोई हिकअप्स नहीं आए और कंटिन्यूअस सपोर्ट रहा हर तरीके का। कर्रे घोटालों के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट एक रहता है जो चर्चा का की जगह बनती है, वो है इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया। आपकी पोस्टिंग बीजापुर में ही रही, तो चूंकि आपने उस जगह को भी बहुत करीब से देखा हुआ, तो ये जो नेशनल पार्क वाला जो एरिया है उसको लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि वहां पर अभी भी कुछ संख्या में माओवादी मौजूद है या उनकी कुछ उपस्थिति वहां पर भी है। लेकिन एक चूंकि आप जब बीजापुर गए होगे तो आपने कुछ उसकी हिस्ट्री भी देखी होगी कि उस जगह की हिस्ट्री क्या रही है, तो उसे उस हिस्ट्री से लेके अभी तक में कैसे देखते हैं कि वो पार्क एरिया, जो नेशनल पार्क जो एरिया है, उसके जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे हम डील कर रहे हैं? देखिए, जो नेशनल पार्क को डील करने का जो चैलेंज है, उसका सोल्यूशन जो निकलता है वो निकलता है जिस हिसाब से साउथ बस्तर को मैप किया गया। ऑपरेशनल तरीके से अगर आप फोर्स का मूवमेंट देखेंगे तो फोर्स लंबे डिस्टेंसेस चलने में फटीग जल्दी होता है और कम डिस्टेंसेस चलने में उसका क्वालिटी ऑफ ऑपरेट जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो जब साउथ बस्तर में मल्टीपल कैंप्स जिस प्रकार से खोले गए, उस चीज का अभाव पाया गया। नेशनल पार्क के अंदर कैंप्स कम थे, तो जैसे ही साउथ बस्तर के अंदर पूरे कैंप्स खुले, उसके बाद में नेशनल पार्क के पहले जो इश्यूज रहे कि जब भी फोर्स जाती थी, एक तो वहाँ पे गांव बहुत कम है, काफी स्केर्स पॉपुलेशन है, और उसके अलावा वहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, खाइयां हैं, झरने हैं, और उसके अलावा पहाड़ियां भी बहुत सारी हैं, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, तो उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता, वो ऐसा है। और उसके अलावा जब आप जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको विभिन्न प्रकार के खतरे जो कि नेचर से ही उत्पन्न होते हैं उसका भी सामना करना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट रहा हमेशा कि जिस वजह से नेशनल पार्क में फोर्स लंबा ऑपरेट नहीं कर पाती थी। तो उस उलझन से निकलने के लिए आप देखेंगे कि विगत कुछ महीनों में लगातार वहाँ पे कैंप्स जो फॉरेस्ट की तरफ से सहायता केंद्र और उनका जो फॉरेस्ट की निगरानी रखने के लिए कुछ कुछ संस्थाएं खोली गई, जो कि काफी हद तक हेल्प भी की हम लोगों को उस एरिया में अच्छे से ऑपरेशन और कॉम्बिंग करने के लिए। तो अगर आप उसको देखें तो उसके अलावा उसमें वहाँ पे इशू ये भी था कि जब फटीग होता है तो फटीग के बाद में फोर्स को बाहर निकालना भी मुश्किल होता है। तो जब ये जो सपोर्ट सिस्टम जब बना तो वो भी आसान हो गया। और सबसे बड़ा जो मानसिक एक ब्लॉक था कि वहाँ पे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है या फिर हमें सफलताएं नहीं मिलती हैं, तो लास्ट ईयर ही ऑपरेशन जब ये ऑपरेशन अपना केजीए चला, उसके आसपास में ही जब नेशनल पार्क का ऑपरेशन निकला और उसके अंदर 25 से ज्यादा जो माओइस्ट थे उन लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया। उस रोड ब्लॉक के बाद में, उस मेंटल ब्लॉक के बाद में फोर्स के अंदर अपने आप मनोबल बढ़ा कि अब हमारे पास कैंप्स भी हैं, हमारे पास में स्टिल्थ की क्वालिटी वहां पे बढ़ चुकी है, साथ ही साथ ऑपरेशनल सपोर्ट जो था बाहर से वो बढ़ चुका था। और दूसरा जो चेंज आया वो ये आया कि जो लोकल लोग थे पहले अगला प्रश्न मैं उसी में आ रहा था कि जब ये एफओबी जो सारे एस्टेब्लिश होते हैं तो फोर्स के अंदर तो कॉन्फिडेंस आता ही है कि ठीक है हमारे पास एक स्टॉपेज है, मतलब कोई इमरजेंसी होगी तो भी हम लोगों को बुला सकते हैं, फोर्स को बुला सकते हैं, या हम खुद वहां पे रुक सकते हैं। बट जो लोकल्स है वो इसे किस तरह से देखते हैं? आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों पे, तो वो जो लोकल्स हैं कई बार हम देखते हैं कि वो विरोध भी करते हैं इन सारी चीजों का, कैंप्स का। ठीक है, इसमें भी हमने देखा कि वो माओइस्ट जो होते हैं वो उनको फ्रंट पे रख के विरोध करवाते हैं, लेकिन जो लोकल्स हैं वो इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? क्या वो स्वीकार्यता आ पाती है उनके अंदर कैंप्स को लेके? वो आपने कैसे अनुभव किया? देखिए, बीजापुर का अगर आप समझेंगे तो बीजापुर माओवादियों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेडिकलाइज्ड अगर एरिया कोई है तो मैं उसे बीजापुर समझता हूँ, क्योंकि वहां पे आपको गांव के अंदर तक मिलिशिया का नेटवर्क, अंदर तक आरपीसी, 60 से ज्यादा आरपीसी एक टाइम पर फंक्शनल थी, और उसके अलावा जीपीसीज, उनका मिलिशिया प्लाटून्स, ऐसे मिला के एक बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल जो डायरेक्टली
माओवादियों के साथ में थे, क्योंकि माओवादियों के द्वारा जो पिछले कई सालों तक उनके ऊपर आतंक किया गया, उन लोगों के ऊपर दबाव किया गया और उन लोगों को डराया धमकाया गया कि अगर आप हमारे वेस के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर आपको अपनी जान खोनी पड़ेगी। तो वो उस दबाव की वजह से जो ग्रामीण थे, उस दबाव के कारण ही वो शायद तक बहुत बार चाह के भी पुलिस को या फिर जो भी वहां पे सुरक्षा बल होता था उसको मदद करने में हिचकिचाते थे। पर जैसे जैसे हमने देखा, जब हम साउथ बस्तर में गए, जब हमने कैंप्स खोले, तो वहां पे हमें ऐसे भी काफी लोग मिले जो 1990 के समय भी वहां पर थे। वो देखे थे कि वहां पे सड़कें भी थी, वहां पे बिजली के पोल भी थे। तो आप देखिए किस तरीके से माओवादियों ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया और उसके बाद में लोगों की मानसिकता को बदला। तो जैसे अब कैंप्स खुलते जा रहे हैं, तो उन कैंप से लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं, उसके अलावा पीडीएस के थ्रू राशन, उसके अलावा और भी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो प्रदान की गई। साथ ही साथ एक मोबाइल नेटवर्क जो होता है, आप देखते हैं कि मोबाइल नेटवर्क आज की तारीख में अगर हम बोलें कि आप क्या फोन से बात नहीं कर सकते किसी से, तो बड़ा अचंबा लगेगा कि नहीं, आजकल हर जगह नेटवर्क है। पर बस्तर एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी काफी वीक रही, लेकिन सरकार के कंटिन्यूअस एफर्ट्स के बाद में और कोऑर्डिनेशन से वहां पर जो टावर डेंसिटी थी अब वो काफी हद तक बढ़ी। जैसे वो बढ़ी वैसे लोगों के पास फोन्स आए, लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में पता चलता गया और लोगों के अंदर जो एक जहर आप बोल सकते हैं या फिर जो आप बोल सकते हैं स्लो पॉइजन जो माओवादी का डाला गया था, उसके ऊपर वो पार पाके अब वो आगे बढ़ के देख रहे हैं। और वो जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे अब पुलिस के फेवर में फिर सपोर्ट आया और वो पुलिस पे विश्वास करने लगे। अभी भी आप देखेंगे कि लगातार अंदर जाके लोगों के साथ में पुलिस स्टेशन के थ्रू, अपना एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लगातार कम्युनिकेशन जारी है और लोगों को जितनी भी सुविधाएं हैं वो नियम निर्णय के थ्रू जा रही है। और इसी से वो जो बदलाव है, जो आप बोल रहे हैं कि जब जाते हैं तो आप डरते नहीं है, उन्हें पता है कि ये हमारा रखवाला है। और पुलिस आके शायद ये जो अभिशाप था या फिर इतने सालों से जो हमें आतंक के साये के अंदर सांस लेने को नहीं मिलता था, अब उसे वो आजादी की हवा मिल रही है। मतलब लोग उसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकार रहे हैं। जैसे नेशनल पार्क एरिया है, वैसे एक और क्षेत्र है बीजापुर का, गंगालूर एरिया। और गंगालूर मेरे ख्याल से एरिया कमेटी भी रही है उनकी। तो उस एरिया में जैसे नेशनल पार्क के अपने चैलेंजेस है, गंगालूर के क्या चैलेंजेस है, आपको क्या लगता है? मैं उसी बात पे फिर आऊंगा कि बीजापुर आप देखेंगे कहीं भी बाहर अगर एनकाउंटर होता है या फिर कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ या फिर माओवादी न्यूट्रलाइज हुए या फिर उनके द्वारा पुलिस पर हमला किया गया, उसके अंदर जो मेजर माओवादी होते थे उसमें काफी बड़ा रेशियो जो होता था वो बीजापुर से होता था। और उसके अंदर भी स्पेसिफिक, जैसे अभी आप देखेंगे कि बटालियन के अंदर भी बहुत सारे जो कमांडर्स हैं या फिर कम्युनिकेशन कमांडर, उसमें काफी लोग गंगलूर से रहे। विभिन्न एरिया कमिटीज में, इवन माड़ में अगर कोई ऑपरेट कर रहा है या फिर बालाघाट में कोई ऑपरेट कर रहा है, उसका कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो गंगलूर से हमेशा रहता था। इसका मतलब गंगलूर जो था वो उन लोगों के हिसाब से एक रेडिकलाइजेशन मशीनरी थी, जहां पे वो कंटिन्यूअसली रेडिकलाइज करते थे लोगों को। और सबसे इसमें अचंभित बात यह थी कि वो बीजापुर का जो आप मेन एरिया देखेंगे, वहां से गंगलूर की शुरुआत 4.5 से 5 किलोमीटर के अंदर ही हो जाती थी। तो ये जो चैलेंज है वो स्पेसिफिक इसलिए था क्योंकि रेडिकलाइजेशन बहुत हुआ। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे रेडिकलाइजेशन बढ़ता गया और वहां पर लोगों के बीच में नक्सलियों का सपोर्ट ठीक ठाक बन गया। उसके भी विभिन्न रीजन थे कि वहां पे जो एरिया कमांडर्स रहे या फिर जो उसके बाद में जो डीवीसीएम्स रहे, उन लोगों के द्वारा आतंक बहुत किया गया। तो इसलिए गंगलूर काफी स्पेशल हो जाता है। लेकिन विगत वर्ष में जो कैंप्स खुले उसमें बहुत स्ट्रेटेजिक कैंप्स थे जो कि गंगलूर में भी खोले गए, जिससे गंगलूर के लोगों के अंदर जो वो एक स्लो पॉइजन की तरह और जो एक्सट्रीम रेडिकलाइजेशन था उससे पार पाने में पुलिस को काफी मदद मिली है। और अब गंगलूर के लोग भी बहुत हद तक पॉजिटिव हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि कितनी जल्दी ये जो नक्सलवाद है और कितनी जल्दी ये जो आतंक है वो वहां से निकले। बीजापुर का ही एक और एरिया है जिसके बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है और लोगों से बात भी, वहां के लोगों से बात की, कुटरू। जैसे आपने रेडिकलाइजेशन की बात की, लेकिन कुटरू के एरिया के बारे में, चूंकि एक समय था कि सलवा जुड़ूम का जो एक आंदोलन था, जन आंदोलन, वो भी वहीं से शुरू हुआ। तो वहां पर एक दूसरी मनोदशा देखने को मिलती है लोगों की कि वो नक्सलियों के खिलाफ है। लोगों की जो मानसिकता है, जो लोग हैं वो नक्सल आतंक के से जो पीड़ित हैं वो उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो ऐसे एरियाज में जो लोगों की मनोदशा है, और आप जो दूसरी जगह बता रहे गंगालूर, तो ये अंतर कैसे एक तो दिखता है, दूसरी चीज ये कि क्या वो जो मनोदशा है, वो जो सच्चाई है, वो सच्चाई हम नेशनल पार्क और गंगालूर के लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं? उसके लिए क्या कुछ योजना कभी शासन ने कोई की, कुछ इस तरह के प्रयास कोई पुलिस ने कोई किए, कभी ऐसा कुछ हुआ? देखिए,
कुटरू जो क्षेत्र है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि जब सलवा जुडूम की बात आई, सलवा जुडूम जब शुरू हुआ तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो करकेली गांव जो वहीं पर है, करकेली गांव से शुरू हुआ। वहां से लोगों ने माओवाद के विरोध में बोलना शुरू किया। जब वो विरोध में बोलना शुरू किए तो जो माओवादी थे, आसपास के माओवादी और जो बाहर से आए हुए माओवादी जो यहाँ पे लिखा पढ़ी और लोगों को पट्टी उल्टी पढ़ा रहे थे, उन लोगों के द्वारा बाकी क्षेत्र के लोगों को रेडिकलाइज किया गया कि ये लोग आपके विरोध में हैं। आपस में लड़ाई करवाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उनके बीच में जो फ्रिक्शंस थे वो बढ़ते गए। बट अभी भी अगर मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी वहां पे ब्रिज भी बन रहे हैं और उसके अलावा मोबाइल नेटवर्क भी मतलब गए हैं। और मैं बीच में जब चुनाव हुए उस टाइम पे उस एरिया में काफी घूमा भी, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वहां के लोगों की जो मनोदशा थी कि वो उस समय भी नक्सल विरोध में थे और आज भी वो माओवाद के विरोध में है। इसके साथ ही साथ एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि वो जो मनोदशा है, वो जो पॉजिटिव माइंडसेट है, वो पॉजिटिव माइंडसेट अब गंगलूर और नेशनल पार्क के एरिया में भी काफी हद तक स्प्रेड हो चुका है। और लोग अब उस चीज को एक वो देख रहे हैं कि अगर हम उस समय पर ही और पॉजिटिव होके अगर इस जड़ को खत्म करते तो शायद तक आज जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी अब जो सफर करी है वो शायद तक सफर नहीं करती और 20 साल पहले ही हमें इससे छुटकारा मिलता और आज तक तो वो इतना बड़ा जगह बन चुका होता। हम नक्सलवाद के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अर्बन नक्सल इस टॉपिक पर बात किए बिना ये पूरी बात के सारे आयाम पूरे नहीं होंगे और कुछ आयाम तो पूरे नहीं होंगे। आपकी पोस्टिंग बीजापुर से पहले मोहला मानपुर क्षेत्र में भी रही। वहां पर आपके ही समय आपके ही द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया जिस पर अर्बन नक्सली होने का आरोप लगा। उस घटना के बारे में अगर आप कुछ बता सके वो। देखिए, आपने अर्बन पर्सपेक्टिव जो माओवादियों का लेख है जी, कि किस तरीके से अर्बन क्षेत्रों में काम करना है, वो आपने भी काफी हद तक उसे देखा होगा, बिल्कुल उसे समझा भी होगा। तो जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, गुरिल्ला वॉरफेयर का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब दबाव बढ़े तो पीछे हटो, छुपो, जब सामने वाला वीक हो तो फिर आप अटैक करो। तो जब दबाव बढ़ता है तो पीछे जाने का जो सपोर्ट होता है कि पीछे जाके कहां, तो वो जो सपोर्ट है वो आपको देता है अर्बन क्षेत्र। अब इस पे काफी सारे आप जानते हैं कि लोग हजारों तरीके की बातें करते हैं इसके ऊपर कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, बट उनके खुद के मुखपत्र में, उनकी खुद की जो लेख है उसी में वो चीज लिखा हुआ है, सारी चीजों को, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को बताया गया है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि क्योंकि अब आपको अगर अर्बन एरिया में सस्टेन करना है, अगर आपको सशस्त्र आंदोलन अंदर चलाना है तो आपको रिसोर्सेज चाहिए। बिल्कुल, वो रिसोर्सेज पुल करने का एक जरिया है टेरर के थ्रू। आप जो इन इलाकों में करते हैं, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में जो टेरर करके जो ठेकेदारों को परेशान किया गया और बहुत तरीके से उन्होंने एक्सटॉर्शन किया वो। और दूसरा जो था वो ये था कि अर्बन नेटवर्क ने उसी पैसे को चैनलाइज करके कुछ किया। तो एक इंटरेस्टिंगली जब हम लोग वहां पर थे तो हमें एक लिंक मिला जिसमें एक फ्लाइट बुकिंग से रिलेटेड वो चीज थी। उसको और ट्रैक किया तो उस फ्लाइट बुकिंग के जब पैसे को हम ट्रैक करते गए पीछे, तो हमें पता लगा कि ये पैसा एक ऐसी जगह से आ रहा है शायद तक जहां पर एक वसूली की रकम में तेंदुपत्ते के किसी बंदे से वो पैसा लिया गया, उस पैसे को चैनलाइज किया जा रहा है ओवर द टाइम। तो जब हमें ये चीज पता लगी तो फिर जो संबंधित व्यक्ति था उसको और ट्रैक किया गया और ट्रैक करने के बाद में जो पूरा नेक्सस था कि किस प्रकार जो ग्रामीणों का, जो हमारे आदिवासी भाई हैं वहां पर जो रहते, जो जनजातियां वहां पे रहती हैं, उनके द्वारा जो इतनी मेहनत से तेंदुपत्ता तोड़ा जाता है, वो मेहनत से जो महुआ बिना जाता है, जिसका लाभ मिलना चाहिए उस जनजातीय पुरुष या महिला को, लेकिन वो मिलता किसको है? माओवादी उनसे डरा के धमका के उनसे ले लेते थे। तो उस केस में स्पेसिफिकली जिसमें उस संबंधित व्यक्ति को पकड़ा गया, उसके पास से वो पूरा नेटवर्क पीछे ट्रैक हुआ और आप देखते हैं कि उसके बाद में फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि जिसके बाद में तेंदुपत्ता की जो पॉलिसी थी उसमें भी काफी बदलाव किए गए कि जो बोला जाता है कि 100 करोड़ से ज्यादा, 200 करोड़ से ज्यादा हर साल तेंदुपत्ते के थ्रू नक्सलियों को मिलता था, उसको चौक किया गया, जो कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा उनके मार्गदर्शन में पॉलिसी बनाई गई। पॉलिसी बनने के बाद में उससे इम्प्लीमेंट किया गया और जो हमने इस सीजन में देखा कि जो उनका जो फाइनेंस था वो चोक हो गया। बिल्कुल। तो ये एक जो सीख थी वो हमें मोहल्ला मानपुर में देखने को मिला कि अर्बन पर्सपेक्टिव कैसे काम करता है। दूसरा, उसी में हम लोग ट्रैक करते करते बहुत बार हमें ये भी पता लगा कि कुछ कुरियर्स हैं जो किसी शहर में जाके कुछ पैसा किसी को दिए, उनको भी हमने फिर ट्रैक करके फिर अरेस्ट करके उनको भी जेल भेजा। तो ये आइसोलेटेड होना पॉसिबल नहीं है कि किस तरीके से आप एपीटी जो होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो शहरी इलाकों में होते हैं, उसको इतना अच्छे तरीके से मैनेज करना,
स्ट्रेटेजिकली डेट्स डिसाइड करना, ये सब चीजें अर्बन के सपोर्ट के विदाउट पॉसिबल नहीं है, और जो उस केस से काफी हद तक समझ में भी आता है। बाकी बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो शायद तक साझी नहीं की जा सकती, बट उससे ये समझ में आता है कि किस प्रकार अर्बन लोग, जो अंदर जो लोग हैं, उनके बीच की कड़ी किस तरीके से पूरी कनेक्ट होती है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक नक्सली ने सरेंडर किया और उसने बताया कि नक्सल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही उसे एक महाराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा गया था। तो ये भी हमें दिखाई देता है कि नक्सल अपने अर्बन सपोर्ट सिस्टम का यूज करके अपने ही किसी कैडर को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजते और वहां पर फिर वो रिक्रूटमेंट के अपने सारे काम को, गतिविधियों को करता है। क्या आपको अपने किसी भी जगह पे पोस्टिंग में या अपने सारे जांच में कहीं पर ऐसा कुछ दिखा कि जो नक्सल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अर्बन सपोर्ट सिस्टम का यूज करके सिर्फ पढ़ने नहीं या किसी भी चीज के लिए, चाहे वो फंडिंग के लिए हो या किसी और चीज के लिए हो, अपने नेटवर्क का अलग अलग जगह जो सशस्त्र माओवाद है उसके अतिरिक्त जो यूज कर रहा है, कुछ ऐसे आपको अपनी चीजों में दिखा? ये काफी विजिबल रहा, मतलब मैंने जितने केसेस देखे हैं और जो सरेंडर नक्सलाइट्स हैं उन लोगों से जब डिस्कशंस हुए हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, दीपक तिलतुड़ वाला जो आपको केस, मिलिंद तिलतुड़ वाला जो केस था एक जी, उससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे, और उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे केसेस और ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे बहुत हद तक वो दिखता है कि ये चीजें हो रही हैं। उसके अलावा आप 2009-10 के आसपास रायपुर में जो डी नगर में केस पकड़ा गया था, बिल्कुल, जिसमें पुरान माओवाद का एक लिंक पकड़ा गया था, तो उस केस को भी आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो वो काफी विजिबल है कि जो अंदर जो गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं वो लोग कंटिन्यूअसली अंदर से बाहर, बाहर से अंदर चीजें होती रहती हैं। कुछ लोगों को अलग प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भेजते हैं, फिर उनको अंदर ले आते हैं, और इसको वो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं कि जो उतना इजीली पिक करना या फिर उस चीज को उतना इजीली पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है। पर ऐसे केसेस हैं, और सब चीजें मीडिया के सामने या फिर कैमरे के सामने बोलना उचित नहीं है, बट मैं आपको यह कह सकता हूँ कि ऐसे केसेस हैं। अभी मेरी कुछ समय पहले सोनू जिसने सरेंडर किया और रुपेश दोनों ने सरेंडर किया, उनसे मेरी बातचीत हुई, नैरेटिव में हमने उसका पॉडकास्ट भी किया, इंटरव्यू भी किया। तो उस बातचीत में मुझे एक चीज निकल कर आई कि दोनों अब एक्टिव पॉलिटिक्स पे जाने वाले हैं, लेकिन वो डायरेक्टली फेस नहीं बनेंगे, पीछे से सक्रिय होंगे। और दोनों से बातचीत में मुझे ये समझ आया कि दोनों ने माओइज्म की आइडियोलॉजी को 0.1% भी नहीं छोड़ा है। तो क्या ऐसे जो नक्सल कैडर हैं, खासकर जो तेलुगु लीडर्स हैं जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो चुके हैं या होने वाले हैं, अभी हाल ही में देवजी का भी सरेंडर हुआ तेलंगाना में, तो ये जो नक्सल माओइस्ट लीडर्स हैं ये आगे चलकर भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती बन सकते हैं? क्योंकि माओइज्म का भारतीय लोकतंत्र में तो स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि माओइज्म के अनुसार तो सत्ता बंदूक की नली से ही निकलती है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश में लोगों को अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो आजादी उस शर्त पर है कि वो इस देश की अखंडता और प्रभुता को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और उसके विरोध में न जाएं, क्योंकि अगर वो ऐसी कोई चीज होती है तो वो देश के लिए, देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसी के ऊपर सवाल खड़ा करता है। तो देखिए, हजार लोग, हजार प्रकार की सोचें हो सकती हैं, माओवादियों की अपनी एक अलग सोच हो सकती है, लेकिन वो जो भी चीज करें, वो पॉलिटिकल मूवमेंट करें या फिर जो भी चीज वो सोच रहे हो, वो उनका विषय है। लेकिन जो भी चीजें होंगी वो लोकतांत्रिक, जो भारत का लोकतंत्र है और भारत की जो अखंडता और प्रभुता है, उसके सम्मान के साथ में ही हो सकती है। एक अर्बन जैसे सशस्त्र माओवाद तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, हम सभी को आशा है कि 31 मार्च को खुद केंद्रीय गृह मंत्री घोषणा करेंगे कि देश से सशस्त्र माओवाद खत्म हो गया। इसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर जो सशस्त्र माओवाद है उसके बाद क्या क्या चुनौती पुलिस के लिए, समाज के लिए? देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इन क्षेत्रों में जहाँ पे माओवादी सरेंडर कर रहे हैं उनको पुनर्वास करने के लिए सरकार की नीति स्पष्ट है, और उसी नीति के ऊपर कंटिन्यूसली जो प्रशासन और पुलिस है वो कार्य कर रही है। तो फर्स्ट जो चैलेंज मुझे लगता है वो डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स को और इफेक्टिवली करना है, और सेकेंडली स्किलिंग के अंदर करके उनको फिर आगे किस प्रकार से इंगेज किया जाए, ताकि किसी भी तरीके से अगर किसी के मन में संशय भी हो तो वो संशय ना रहे और वो एक मुख्य धारा में जुड़ जाएं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कठिन समय देखा है
और हमें उम्मीद है कि जिस हिसाब से सरकार ने उस पॉलिसी को बनाया है और जिस प्रकार से पूरा प्रशासन, पुलिस सब मिलकर उस जो पुनर्वास नीति है उसको बाय स्पिरिट एंड बाय लेटर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है, तो एक तो ये जो चैलेंज है वो होपफुली वो जो प्रोसेस है डीरेडिकलाइजेशन और स्किलिंग का उसके थ्रू ब्रिज होगा। दूसरा चैलेंज आप बोल सकते हैं लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि अभी तक यही लोग जो थे वो बाहर जब घूमते थे तो उनके ऊपर दूसरे जो गांव के लोग थे ना, उनको बहुत बार उनसे डर का भाव आता था, घबराहट होती थी। तो स्टार्टिंग में वो कुछ समय रहेगा, जब वो गांव में वापस जाएंगे तो आपस में जो संबंध है उन लोगों के उनको और पॉजिटिवली क्यूरेट करने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसमें प्रशासन की भी भूमिका काफी रहेगी, किस तरीके से हम सभी लोग मिलके एक विश्वास का भाव उन ग्रामीणों में बनाए कि अब ये लोग पुनर्वासित हो चुके हैं। और साथ ही साथ पुनर्वासित होना अकेले में कुछ नहीं होता जब तक उसका दिल नहीं बदलेगा। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही है कि उनके सबके दिल बदले जाएं और जो दिल है वो दिल से माने कि उन्होंने उनका पुनर्वास हुआ है। और जिस प्रकार से हम लोग देख भी रहे हैं, जंगल के अंदर इतनी मुश्किल से वो लोग रहे हैं और अब वो किस तरीके से उन्हें रेडिकलाइज किया गया और जो उन्होंने जो भी क्रियाकल्प किए हैं वो क्रियाकल्प सरकार ने सोचा है कि उन क्रियाकल्प जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब जब वो वापस आ रहे हैं तो उन्हें फैसिलिटेट करना है कि किस तरीके से वो लोगों के साथ में जुड़ सकें। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है, उतनी ही है कि वो लोग भी लोगों को अपना माने और पॉजिटिव वे में आके उन लोगों के साथ में रहें और शांति का माहौल बनाए रखें। बिल्कुल, वो लीडर थे तो लीडर ही ना समझे अपने आप को जी अभी भी। और इसके अलावा बिकॉज ये काफी पेचीदा सब्जेक्ट है, काफी टेक्निकलिटीज हैं सरेंडर्स के अंदर, तो वो जो टेक्निकलिटी है तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्रशासन पुलिस कर रहा है। कंटिन्यूसली जब वो गांव में भी जा रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि ऐसा कोई भी ऑफशूट फिर से वापस ना आए। तो प्रयत्न सभी का है कि जो पुनर्वास हो रहे हैं और जो लोग साथ में रहने वाले हैं वो समरसता से साथ में रहें और एक सामाजिक समरसता के रूप में पूरा जो नया बस्तर होगा उसे हम देखें और बस्तर का विकास में वो भी बराबर के सहभागी हो। मुझे लगता है कि एक जो वैक्यूम आया बस्तर में और उस वैक्यूम को कहीं ना कहीं से जो माओइस्ट थे, नक्सलाइट थे, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। और अब जब नक्सलवाद खत्म हो रहा है, सशस्त्र माओवाद, तो सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को यह करना चाहिए कि वो जो वैक्यूम जो 80 के दशक में आया था वो दोबारा ना आए। और जहां तक मयंक जी से अभी जो चर्चा हुई, उन्होंने भी वही बात की कि समाज के बीच में प्रशासन को जाना होगा और वो वही है कि वैक्यूम आपका जो है वो नहीं आना चाहिए। मयंक जी, मुझे लगता है कि ये जो सारा जो कनेक्शन है, चाहे वो अर्बन नक्सल का हो या माओइस्ट जो सशस्त्र हैं, ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन नहीं, समाज की भी सहभागिता इसमें आवश्यक होगी आने वाले समय में, क्योंकि बंदूक से तो पुलिस या फोर्स बंदूक से लड़ चुकी है। अब जो अर्बन मूवमेंट है वो समाज के अंदर कहीं ना कहीं ये डालने की कोशिश करेंगे। तो समाज को क्या इस बारे में सचेत रहने की आवश्यकता है? पुलिस और प्रशासन तो अपना काम करेंगे, लेकिन बस्तर का समाज, उसको आने वाले समय में कैसे सचेत रहने की आवश्यकता है? इसको मैं एक छोटे से इंसिडेंट से बताना चाहूंगा कि जब हम लोग करेगट्टालू पहाड़ पे गए तो हम लोग जब ऑपरेशन में थे, जब हम लोग साथ में चल रहे थे आगे तरफ, तो हम लोगों ने बहुत सारे आईडीज ब्लास्ट होते हुए देखे जिसमें बहुत सारे हमारे जवान थे जिनके एम्प्यूट हो गए लेग। सबसे अच्छी बात रही कि किसी का ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हुआ। मुझसे खुद 30 मीटर आगे एक आईडी ब्लास्ट हुआ और वो बहुत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आप उसे मान सकते हैं, या फिर जब आप ऐसे इंसिडेंट्स को देखते हैं अपने सामने तो आपको ऐसा लगता है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी हो सकता है। वो फोर्स के ऊपर भी उतना ही प्रेशर था। तो समाज को अब ये समझना पड़ेगा कि ये जो शांति है और ये जो समृद्धि है जो भी अब आने वाली है बस्तर में, उसके लिए कितने जवानों ने अपना खून बहाया है, कितने जवानों ने अपने अंग गंवाए हैं। और वो जो क्षति है वो अपूर्ण क्षति है, आप उसको कितना ही कुछ भी दे दें लेकिन वो जो क्षति उसे पूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि अब वो जो क्षति जो हुई है उसी से ये जो शांति है वो मिली है, तो उस शांति को इस प्रकार बनाया जाए कि बस्तर के अंदर आगे से कोई भी ऐसी विचारधारा या फिर कोई भी इस प्रकार का सशस्त्र आंदोलन कभी भी टूल न पकड़ पाए। और साथ ही साथ लोगों को यह समझना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की तो है ही, इसके साथ हर एक ग्रामीण, हर एक जो वहाँ पे प्रतिनिधि हैं, सबकी बराबर जिम्मेदारी है कि किस प्रकार आपस में जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, साथ ही साथ डेवलपमेंट है, और जो जो लोग माओवाद के शिकार रहे
उन लोगों को विस्थापित किया गया, उन लोगों के साथ में और उन्हें बढ़ावा दिया जाए, और जो माओवादी आ रहे हैं उन लोगों को फिर से सोसाइटी में एंगेज किया जाए, तभी जाकर बस्तर एज अ समाज एक अच्छे रास्ते पर, शांति के रास्ते पर चल पाएगा। और उम्मीद है कि सरकार की नीति और जो विजन है उसके अंदर हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं, और उम्मीद है कि सभी लोग इस चीज को समझेंगे, वो समाज भी उसे समझेगा, उस बलिदान को समझेगा, कितना बलिदान हुआ, और सरकार के द्वारा और भी अन्य प्रकार की जो रिसोर्सेज दी गई उसे समझेगा, और आगे से ऐसी कोई शक्ति फिर से अशांति नहीं फैलाएगी। तो मुझे लगता है मयंक जी, आपने बहुत विस्तार से और बहुत बारीकी से चीजों को हमें समझाया, ना सिर्फ जैसे कि मैंने कहा कि ऑपरेशन से लेकर, समस्याओं से लेकर उसके समाधान तक। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आपके अपने जो आपके सामने भी एक चुनौती है कि आप कैमरे के सामने सब कुछ नहीं बता सकते, और लेकिन आपने जितनी चीजें बताई, मुझे लगता है कि वो मेरे साथ साथ हमारे दर्शकों के लिए भी वो पहली बार का अनुभव होगा, उस चीज को समझना, उस ऑपरेशन को समझना, उसकी बारीकियों को समझना। मैं बस यही करूंगा, यही कहूंगा कि द नैरेटिव की टीम से, फोर्स की ओर से जितने भी बलिदान हुए जो लोग, उनको हम बिल्कुल नमन करते हैं, और फोर्स को शुभकामनाएं देते हैं कि उनके बिना बस्तर आज जो हो रहा है, जिस तरह से नक्सल मुक्त हो रहा है, वो नहीं हो सकता था। हमने बस्तर के लोगों को, उनके पैरों को, उनके आंखों को, उनके हाथ को गवाते देखा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस को, आपको भी। आपने नक्सल वाले स्थान पर एकदम क्रूशल टाइम में समय बिताया, वहां पर अपना दायित्व का निर्वहन किया, और आज हमारे साथ आकर द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर आपने इतनी जानकारियां शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ऐसी ही चर्चाएं, ऐसे ही विषयों पर रेगुलर पॉडकास्ट, चर्चाएं, इंटरव्यूज रेगुलर लाते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। अगर आप नक्सल रिलेटेड ऐसे किसी भी विषय पर और किसी का पॉडकास्ट चाहते हैं, किसी से चर्चा चाहते हैं, तो आप उनका नाम कमेंट करके हमें बताएं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी चर्चा करें। अगर आप इस पूरे वीडियो पर किसी भी चर्चा पर अपना कोई ओपिनियन रखना चाहते हैं तो भी हमें बताएं, और अगर आपका कोई प्रश्न मयंक जी से है तो भी हमें उसमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब हम इनसे चर्चा करें तो उन प्रश्नों के उत्तर भी हम दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।